हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम केस प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के टॉपिक पर। सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसका एक टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पेशेंट की पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ऐसा लिखना रहता है कि हमारी जो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या जहाँ भी आपकी पोस्टिंग लगी है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है और आप लोगों ने जो पेशेंट को सेलेक्ट किया है उसका नाम आप लोगों को इस तरीके से लिखना रहता है। जैसे कि आई हैव सेलेक्टेड मास्टर वंश रघुवंशिया एज माय पेशेंट विद द कंप्लेंट ऑफ दिस। जो भी आप लोगों के पेशेंट की कंप्लेंट है आपको वो मेंशन करना रहता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं ही और शी मे बी एडमिटेड ऑन, जो भी डेट है आपको वो डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है, किस डॉक्टर ने आपके जो पेशेंट का डायग्नोसिस किया है, ट्रीटमेंट किया है, उनका नाम आप लिख सकते हैं। जो भी डायग्नोसिस है वो मेंशन करना है और इस समय आपका जो पेशेंट है वो किस वार्ड में एडमिट है, आपको ये सारी चीज़ें जो है मेंशन करनी रहती हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को हिस्ट्री कलेक्शन लेना रहता है पेशेंट का। तो हिस्ट्री कलेक्शन जब हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ले रहे हैं तो छोटे बच्चों का हिस्ट्री लेना रहता है। तो हम छोटे बच्चों से तो हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमें जो भी उनके अटेंडर हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे हम जो है पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाइल्ड नेम, बर्थ डेट, एज, सेक्स, एडमिशन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वार्ड नंबर, बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डायग्नोसिस और किसके द्वारा आपने जो है इन्फॉर्मेंट में किसके द्वारा आपने जो है हिस्ट्री कलेक्शन लिया है उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना रहता है। रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को फैमिली हिस्ट्री लिखनी रहती है। फैमिली हिस्ट्री में जो है पेशेंट की फैमिली में कौन कौन लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, हाई क्लास फैमिली है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके पेशेंट की फैमिली में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछना रहता है। उसके बाद आप लोगों को फैमिली मेम्बर्स का जो है फैमिली यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बनाना रहता है, जिसमें आप सीरियल नंबर, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर लिखते हैं, एज लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं कि मेल है या फीमेल है फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है फैमिली कंपोजिशन टेबल बनाया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को फैमिली ट्री बनाना रहता है, जिसमें कि इस तरीके से आपको जो है मेंशन करना रहता है। जो बॉक्स हैं ये शो करते हैं मेल कैंडिडेट को जो है इस तरीके से बॉक्स से शो किया जाता है और फीमेल पर्सन को इस तरीके से सर्कल बना के जो है शो किया जाता है और इस तरीके से जो है फैमिली ट्री बनाया जाता है। पेशेंट रहता है उसे हमें इस तरीके से डैश डैश करके जो है यहाँ पर मेंशन करना रहता है। जो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना रहता है पेशेंट का, कि जो पेशेंट है उसके घर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों का कितना मंथली इनकम है, क्या ऑक्यूपेशन है, पर कैपिटा इनकम मतलब पूरा ईयरली इनकम जो है वो कितना है। हाउसिंग कंडीशन लिखनी रहती है कि जो पेशेंट के घर की कंडीशन है वो कैसी है, कच्चे हाउस में रहता है या पक्के हाउस में रहता है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सैनिटेशन वगैरह की। हेल्थ हिस्ट्री लिखी जाती है। हेल्थ हिस्ट्री में हम गेस्टेशन लिखते हैं कि फुल टाइम गेस्टेशन में जो है बेबी बॉर्न हुआ था या उसका कौन से गेस्टेशन में जो है डिलीवरी हुई थी। बर्थ लिखते हैं, मोड ऑफ डिलीवरी लिखी जाएगी कि जो बेबी है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से बॉर्न हुआ है या LSCS से बॉर्न हुआ है। डेट ऑफ एंड टाइम ऑफ बर्थ लिखा जाता है। बर्थ वेट लिखा जाता है। कंडीशन ऑफ न्यूनेट ऑफ बर्थ, जो बेबी है वो बॉर्न हुआ था उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या कंडीशन थी वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में हम एट प्रेजेंट जो पेशेंट है उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ईटिंग बिहेवियर कैसा है, एज ऑफ फीडिंग कब से स्टार्ट की थी एंड डाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री में हम पेशेंट की पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी रहती है। जैसे कि पास्ट में कभी जो बेबी है वो पहले कभी कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र किया है क्या, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, बेबी का हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इलनेस देखी जाती है कि पेशेंट की पहले कभी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है कुछ डिसीज़ कंडीशन की। फिर प्रेजेंट इलनेस में हम जो अभी पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है वो लिखते हैं, ठीक है, अभी किस कंप्लेंट से हमारे पास पेशेंट आया है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रीटमेंट गिवन प्रायर टू द एडमिशन, जब हमारे पास एडमिशन हुआ पेशेंट का तब हमने के पहले जो पेशेंट है उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर
पर मेंशन करनी रहती है। उसके बाद हम पेशेंट का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिखते हैं, जिसमें हम पेशेंट का वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिडार्म सर्कमफेरेंस एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ें हमें जो है जो भी हमारे पास मेजरमेंट टेप रहता है उससे मेज़र कर कर वहाँ पर मेंशन करनी रहती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को जो है डेवलपमेंट माइलस्टोन लिखना रहता है। पेशेंट का जो डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, मतलब जो बेबी है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कर लेता है। तो पेशेंट रहेगा जो भी चाइल्ड है उसका आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके से मेंशन करके लिखना पड़ता है। देखा था ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, इस तरीके से फाइन मोटर डेवलपमेंट लिखा जाता है। सेल्फ केयर खुद की कर सकता है या नहीं, आपका जो बेबी है उसकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना रहता है। फिर उसके बाद सेंसरी डेवलपमेंट भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका जो बेबी है उसका जो डेवलपमेंट है किस तरीके से हो रहा है वो पूरा यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ लिखनी रहती है। मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्ले एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म कर सकता है, जो आपका भी अकॉर्डिंग वो कौन कौन से प्ले जो हैं वो प्ले करता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर देख के इस तरीके से मेंशन करना है। फिर उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। एग्जामिनेशन में हमें पेशेंट का हेड टू एग्जामिनेशन करना रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अपीयरेंस देखा जाता है पेशेंट का, जिसके अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, पोस्चर देखा जाता है, ग्रूमिंग देखी जाती है, बॉडी बिल्ड, गेट, एक्टिविटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किन कंडीशन देखी जाएगी, जो पेशेंट की स्किन है वो उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर, लीजन, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड एंड स्कल्प देखा जाता है, शेप ऑफ द स्कल देखा जाता है, स्कैल्प देखा जाता है, हेड सर्कमफेरेंस, एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, फेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हेड में देखी जाती हैं। फिर इसी तरीके से आई का जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम ईयर डिस्चार्ज, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हियरिंग एबिलिटीज़ देखेंगे। हम नोज डिस्चार्ज, नेजल सेप्टम, नॉस्ट्रिल देखते हैं। माउथ एंड फेरिंग्स का भी इसी प्रकार से जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। लिप्स चेक करते हैं, ओडोर ऑफ माउथ, टीथ, टंग, पैलेट, ये सारी चीज़ें देखना रहता है। फिर उसके बाद थ्रोट, टॉन्सिल्स, नेक में हम रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, लिम्फ नोड्स देखते हैं, मास देखते हैं। चेस्ट में यहाँ पर थॉरेक्स चेक किया जाता है, ब्राउन चेक किया जाता है, ब्रेस्ट चेक किए जाते हैं, निपल्स चेक किए जाते हैं, हार्ट साउंड, हार्ट बीट, एक्जिला चेक किया जाता है। एक्जिला में लिम्फ नोड्स चेक किए जाते हैं। एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जब पूरी तरीके से, तब अच्छे से ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन किया जाता है। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में जो है हम यहाँ पर जॉइंट्स के मूवमेंट देखते हैं। बैक एंड स्पाइन चेक की जाती है। उसके बाद जेनाइटल एरिया जो है वो देखे जाते हैं। रेक्टम एंड एनस भी जो है चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई कंजेनाइटल एनोमॉलीज तो नहीं है रेक्टम एनस में, सारी चीज़ें जो हैं चेक की जाती हैं। फिर वाइटल साइन है उसको मेंशन करने के लिए एक चार्ट बनाते हैं। इसमें जो है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द वाइटल साइन, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू एंड रिमार्क लिखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सा हुआ है, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं हमारे पेशेंट के, वो सभी यहाँ पर लिखे जाते हैं। फिर उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ और पेशेंट वैल्यूज़ लिख के रिमार्क लिखना रहता है। यदि हम केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो हम उसमें पूरी डिसीज़ कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, और यदि हमें सिर्फ केयर प्लान बनाना है तो सिर्फ हम नॉर्मल वाइटल साइन एंड इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट लिखकर छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि हमें केस प्रेजेंटेशन लिखनी है तो हमें उस डिसीज़ कंडीशन को जो है पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये जो केस प्रेजेंटेशन है ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर है, तो फिर आप लोगों को इस तरीके से पहले पूरी डिसीज़ कंडीशन का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसे पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजी लिखनी पड़ेगी, इंटर ऑब्स्ट्रक्शन की पैथोफिजियोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी आपको, किस वजह से, किस कारण से जो है आपके पेशेंट को जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एटियोलॉजी लिख के, और फिर पूरा इस तरीके से जो है इस तरीके से आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी ऐड करनी रहती है। फिर उसके बाद जो एटियोलॉजी है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के, तो देखिए केस प्रेजेंटेशन में इस तरीके से कॉलम बनाकर लिखा जाता है। एक साइड आपको बुक पिक्चर लिखनी रहती है एंड अदर साइड आप लोगों को पेशेंट पिक्चर लिखना रहता है। बुक पिक्चर्स मतलब अकॉर्डिंग टू बुक कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के, और पेशेंट पिक्चर में हम ये लिखते हैं कि हमारे पेशेंट में जो है किस कारण से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद इसी तरीके से जो है क्लिनिकल फीचर्स लिखे जाते हैं, कौन कौन से अकॉर्डिंग टू बुक कौन कौन से जो है यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है।
फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में भी बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर लिखा जाता है। बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन हम कर सकते हैं और हमारे पेशेंट का कौन कौन सा हमने जो है डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन टेस्ट किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट लिखना रहता है। मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट में सारा जो भी मेडिसिन हमने पेशेंट को दी हैं वो पूरा आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं बुक पिक्चर में हम बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे और पेशेंट पिक्चर में हमने हमारे पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना रहता है। फिर उसके बाद जो नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने हमारे पेशेंट के ऊपर क्या क्या नर्सिंग केयर हमने प्रोवाइड करी अपने पेशेंट को, सारी नर्सिंग केयर जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट में ऐड करी जाती हैं। उसके बाद इस तरीके से आप लोगों को जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना रहता है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम पेशेंट की प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग जो है, जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका हमने कैसे मैनेजमेंट करना है, तो प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग जो है नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे पेशेंट को यदि पेन है तो हम पेन को फर्स्ट में लिखेंगे। इस तरीके से जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा जाएगा। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, फियर एंड एंजाइटी, ऐसे करके जो है आप इस तरीके से पहले जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। उसके डायग्नोसिस को लेके आप पूरा एक केयर प्लान बनाना रहता है आपको। फिर इस तरीके से जो है आप लोग केयर प्लान बनाएंगे। केयर प्लान में जो है यहाँ पर असेसमेंट लिखा जाता है। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों ऐड किया जाता है। फिर यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा जाता है, गोल लिखा जाएगा, प्लानिंग लिखी जाती है, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन। ये पेन का केयर प्लान है। इस तरीके से जो है आप लोगों को केयर प्लान बनाना रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क फॉर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू वॉमिटिंग, पुअर इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड डायरिया पर जो है ये केयर प्लान है। तो आप लोगों को एटलीस्ट 4 से 5 केयर प्लान एक डिसीज़ कंडीशन में ऐड करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन ऐड करना रहता है। हेल्थ पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन दिया, अगर जो हमारा पेशेंट है वो चाइल्ड है तो हम उसके अटेंडर जो है, उसके पेरेंट्स हैं, मदर फादर, उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो हमें वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करनी है कि हमने क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया है। जैसे कि डाइट से रिलेटेड, कि जो पेशेंट को यदि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उसे किस तरीके की डाइट देंगे, हाइजीन कैसे मेनटेन करना है, मेडिकेशन कौन कौन सी किस टाइम पर हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, रेस्ट एंड स्लीप से रिलेटेड, ये सारा ही हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट के अटेंडर को दे सकते हैं। आज के वीडियो में हमने केस प्रेजेंटेशन डिस्कस किया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।